नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है दिल्ली सल्तनत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें 5 वंश हुए हैं जिन्होंने बारी बारी क्रम से शासन किया है। पहले आता है इसमें आपका आता है गुलाम वंश। पहले आता है आपके इसमें गुलाम वंश। दूसरे पे आता है आपका खिलजी वंश। तीसरे पे आता है तुगलक वंश और चौथा वंश है वो सैयद वंश और जो 5वां वंश है वो है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, जिस समय अरबों ने भारत पर आक्रमण किया उस समय उसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था और उसके बाद जो दूसरा आक्रमण हुआ वो महमूद गजनवी और जो तीसरा आक्रमण हुआ वो मोहम्मद गौरी ये 2 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं अरब आक्रमणकारियों ने, जिन्होंने भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया और कुछ प्रदेशों को उन पर अधिकार कर लिया। लेकिन इनका मेन उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक इस्लाम का प्रसार कर सकें और अपना क्षेत्र विस्तार करें। गजनवी और गौरी ये दोनों ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले आक्रमणकारियों में। सबसे पहले इन्होंने ये खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन कार्य करते थे और इन्होंने जब भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में गौरी ने आक्रमण किया और गौरी ने अधिक से अधिक भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश किया और साथ ही ये जो शासक थे वो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो मोहम्मद गौरी के साथ कुछ दास लोग आए थे जिन्हें वो अपने सेनापति के रूप में साथ रखता था। जब दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त हुआ तो इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय उत्तर पश्चिमी या सीमांत प्रांत में एक इलाका जहाँ पर राजपूत संघ शासन करता था, इसमें दिल्ली सल्तनत के जब प्रवेश करते हैं वो अपने इसमें भारत में प्रवेश करते हैं तो उनका मुकाबला पृथ्वीराज चौहान से होता है जो दिल्ली का सुल्तान होता है। उसने जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया साथ ही जो मोहम्मद गौरी के साथ में जो सेनापति आए थे या दास आए थे तो उन्हें वो अपना शासन सौंप कर अपने प्रदेश चला गया, जहाँ 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के उपरांत दिल्ली का शासन चलाने के लिए अपने दासों को सौंप देता है। जब मोहम्मद गौरी की 1206 मृत्यु हो जाती है तो उसका ना तो कोई उत्तराधिकारी होता है और ना कोई पुत्र होता है। इस वजह से वो दिल्ली सल्तनत का शासन अपने दासों को सौंप जाता है और दास ही आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन पर कार्य करते हैं। इन्हीं में हम आपको बताते हैं, जब मोहम्मद गौरी के दास या सेनापति के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार काकी ये उसके 2 सेनापति थे। जब मोहम्मद गौरी की 1206 मृत्यु हो जाती है तो ये इनके दास भारत में रहकर ही शासन करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है मोहम्मद गौरी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ आया था। गुलाम वंश में केवल 3 ही दास हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और तीसरा है वो है बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और गियासुद्दीन बलबन ये मोहम्मद गौरी के अंतर्गत आने वाले दासों में सम्मिलित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आलम शाह आता है। इसने 1210 तक ही शासन किया है। इसका शासनकाल 7-8 महीने का था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक शासन करता है। इसके शासनकाल में दिल्ली शहर में कोई शासन का विस्तार न हो पाता है और ना ही वो कुछ अधिक से अधिक इसका विस्तार कर पाता है। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो कुतुबुद्दीन ऐबक दास था वो
दिल्ली सल्तनत का एक शासक के रूप में उसने कार्य किया है, जो 1206 से लेके 1210 तक ही 4 वर्ष तक ही उसने शासन किया है। उसके बाद आराम शाह आता है, जो 7-8 महीने तक ही उसने शासन किया है। इसके बाद इल्तुतमिश आता है और उसका दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसने 1210 से लेके 1236 तक शासन किया है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है, इसने 1236 तक शासन किया है। दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण शासिका रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो एक महत्वपूर्ण शासिका रजिया सुल्तान थी, जिसने दिल्ली सल्तनत में एक महिला होते हुए भी दिल्ली के सिंहासन पर एक पुरुष के बाद उसने शासन किया है, और उसका शासन बहुत ही प्रशासनिक रूप में अच्छा था। इसके बाद आराम शाह, अलाउद्दीन, महमूद और नसरुद्दीन, ये दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के अंदर आने वाले शासक थे। जिन 3 शासकों के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इन तीनों के शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र विस्तार, शासन प्रशासन, आर्थिक तौर पर जो मजबूती थी, वो इन 3 के शासनकाल में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन थोड़ा कमजोर हो जाता है, और इन तीनों ने 1240 से 1266 तक शासन किया है। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल आता है, और इसने गुलाम वंश या दास वंश या ममलुक वंश के शासनकाल में इन्होंने लौह रक्त की नीति का पालन किया, और गुलाम वंश या दास वंश को एक अच्छे प्रशासन के रूप में गुलाम वंश को उभारा। इसके बाद उनका पुत्र कैकबाद आता है, जिसने 1287 से 1290 तक ही शासन किया है, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक क्यूमर्स था, जिसने 1290 तक शासन किया है, और इसका क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर देता है, और वो एक नए वंश खिलजी वंश की शुरुआत करता है। ये खिलजी वंश इसने शासनकाल किया है 1290 से 1233। लेकिन आपको गुलाम वंश के थोड़े से हम पीछे लेके चलते हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये 3 ही दास मोहम्मद गौरी के थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। लेकिन इन्हें ममलूक कहना भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सभी स्वतंत्र माता पिता की संतानें थी, और फिर भी दास होते हुए भी इन्हें ममलूक कहते हैं। इनका शासनकाल 1206 से लेके 1290 तक था। इनका शासनकाल इन 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश के लोगों ने शासन किया है, जो 84 वर्ष तक इन्होंने गुलाम वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत पर शासनकाल किया है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान क्यूमर्स होता है, जो 1290 में शासन करता है, और उनके ही सेना में कार्य करने वाले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसकी हत्या कर देता है, और खिलजी वंश की नींव रखता है, जिसने 1290 से लेके 1320 तक शासन किया है। दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश हुए हैं, जो 5 गुलाम वंश के शासक हुए हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया है खिलजी वंश ने। इसने 94 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिनमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली और शासन किया। इसके बाद इन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक केवल 6 वर्ष ही शासन कर पाए और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बाद इनका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है। इसने अपने शासन व्यवस्था में मूल्य बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाकर अपने प्रशासन में बहुत ही प्रशासनिक रूप से कार्य किया है, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेके
1316 तक शासनकाल किया है। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर नाम का एक शासक हुआ है जिन्होंने 1316 से लेके 1320 तक ही शासन किया है। इसके बाद मुबारक शाह आते हैं, इन्होंने 1320 तक शासन किया है। जो कोई ज़्यादा इसमें खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक केवल अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, जिन्होंने अपनी मूल बाजार नियंत्रण नीति का उसमें सुधार करके अपने बाजार प्रशासन को एक महत्वपूर्ण प्रशासन में सहभागी दिया है। इसके बाद मुबारक शाह आते हैं जिन्होंने 1320 तक ही शासन किया है। इसके बाद नसरुद्दीन खिलजी आते हैं, एक खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है, इसने 1320 तक शासन किया है। इसके बाद तुगलक वंश आता है। दिल्ली सल्तनत में जो 5 गुलाम वंश थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण था ये, क्योंकि इसके गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने 1320 से लेके 1325 तक शासन किया है। तुगलक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक यह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया है। ये तुगलक वंश का एक दिल्ली कहना मतलब यह है कि जो गुलाम वंश के जो शासक हुए थे, जो 3 राजवंश हुए थे, इसमें तीसरा राजवंश है तुगलक वंश। इस तुगलक वंश में जो मोहम्मद बिन तुगलक शासन हुआ है वो एक शिक्षित योग्य व्यक्ति था गुलाम वंश में, जिसने गणित, भूगोल, शिक्षा की अति महत्वपूर्ण जानकारियां या भौगोलिकों का ज्ञान लिया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए, जिन्होंने उसने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कुछ अच्छा खासा महत्वपूर्ण नहीं हुआ। और इसने सबसे महत्वपूर्ण, इसके प्रशासन में सबसे अधिक जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। दूसरा आता है राजधानी परिवर्तन। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया और फिर दौलताबाद से दिल्ली लेके गया। तो इसके शासनकाल में जो इसके प्रजा के लोग थे वो इसे कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि ये जन प्रशासन के लिए शिक्षित योग्य व्यक्ति बेशक था, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा कार्य अपनी प्रजा के लिए नहीं किया। और 1325 से लेकर 1351 तक इन्होंने शासनकाल किया है। तुगलक वंश में अगर सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है तो वो है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने अपने प्रजा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने अपने प्रजा के लिए सुख के लिए नहरों का निर्माण कराया, अनाथों के लिए आश्रम बनवाए और विधवाओं के जो मुस्लिम विधवा होती हैं उनके लिए अनाथालय खोले और उनके विवाह की व्यवस्था की गई। इन्होंने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया है। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ है। और इसी के शासनकाल में मंगोल के आक्रमणकारी चंगेज खान, जिसने 1398 में तुगलक वंश पर आक्रमण किया और तुगलक वंश को नष्ट कर दिया। तुगलक वंश के कुछ परवर्ती शासक हुए हैं जो इतने महत्वपूर्ण हो गए शासन करते हैं। और 1398 में तैमूर के आक्रमण के समय इस तुगलक वंश को नष्ट कर देता है और इसका एक सेनापति बोले या कोई पुत्र बोले जो सैयद वंश के नींव डालता है, जिन्होंने सैयद वंश में नींव डालता है, जो 1414 से लेकर 1451 तक ही शासन किया है। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले शासकों में सबसे छोटा शासनकाल है। ये 36 वर्ष तक ही शासन कर पाते हैं। और सैयद वंश की नींव खिलजी खान ने डाली थी, जो 1414 से लेकर 1421 तक ही शासन किया है। इसमें कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए हैं। इसका जो दूसरा आता है वो मुबारक शाह होता है, जिसने 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया है। फिर जो तीसरा जो शासक आता है वो मोहम्मद शाह, इसने 1434 से लेकर 1443 तक शासन किया है। अलाउद्दीन आलम शाह, इसने 1443 से लेकर 1451 तक शासन किया है।
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले 5 गुलामों में या तुर्क शासकों में अंतिम जो आता है वो है लोदी वंश। इसने 1451 से लेके 1451 से लेके 1526 तक शासन किया है। ये सबसे जो अभी तक के जो 3 वंश हुए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश और लोदी वंश, ये 3 ही वंश ऐसे हैं जिन्होंने अधिक समय तक शासन किया है। इनके जो शासक हुए हैं उन्होंने अधिक समय तक शासन किया है, और जो तुगलक और जो सैयद वंश हुए हैं इनके शासकों ने कम वर्ष तक शासन किया है। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले शासकों में सबसे अधिक शासन किया है आपका खिलजी वंश के शासकों ने, इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया है। इसके बाद गुलाम वंश के जो शासक हुए हैं उन्होंने 84 वर्ष तक शासन किया है, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले सबसे कम वर्ष तक शासन करने वालों में आते हैं तुगलक वंश के शासक, इन्होंने 30 वर्ष तक ही शासन किया है। और सैयद वंश के जो शासक हुए हैं उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया है, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले लोदी वंश के शासकों ने 76 वर्ष तक शासन किया है, जो 1451 से लेके 1526 तक शासन किया है। इनका जो शासनकाल होता है वो 1451 से शुरू होता है, और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इनका शासन समाप्त हो जाता है। इनमें लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इन्होंने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया है, और लोदी वंश के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक है सिकंदर लोदी। इसने आगरा की नींव डाली और अपने शासन को अधिक महत्व दिया। साथ ही इन्होंने दिल्ली क्षेत्र पर भी अपने प्रशासन का कार्य किया है। इसके बाद लोदी वंश का अंतिम शासक आता है इब्राहिम लोदी। इसके शासनकाल में इनका शासनकाल 1517 से लेके 1526 तक शासनकाल किया है। इनके शासनकाल में ही बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत का अंत करके बाबर मुगल वंश की नींव डालता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट होके 1526 में जाके खत्म हो जाता है। दिल्ली वंश के जो शासक हुए हैं उन्होंने 320 वर्ष तक ही शासनकाल किया है अपने समय में, और दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले सुल्तानों में गुलाम वंश के जो शासक थे वो तुर्क मुसलमान शासक थे। खिलजी वंश के भी ये गुलाम वंश, खिलजी वंश और ये तुगलक वंश, ये 3 अंतर्गत आने वाले वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आए हैं। और जो सैयद वंश है वो अपने आप को मोहम्मद हजरत के रूप में प्रतिनिधित्व में कहता है कि हम उनके असली उत्तराधिकारी हैं, सैयद वंश के लोग। इसके बाद जो लोदी वंश आता है वो एक अफगानी शासक होते हैं, और वो अपने वंश में अफगान शासकों का ही महत्व देते हैं। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले शासकों, दिल्ली पर शासन करने वाले गुलाम वंश में 5 ही मुस्लिम शासक हुए हैं। 5 मुस्लिम राजवंश हुए हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासनकाल पर शासन किया है। और जब बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध होता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। साथ ही दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता होती है पानीपत के युद्ध के बाद नष्ट हो जाती है। इसके बाद 1526 से मुगल वंश की नींव डलती है। हम आपको इन 5 राजवंश के बारे में अपने आने वाले वीडियो में क्रम से बताते हैं। उनमें सबसे पहले आपको गुलाम वंश के बारे में बताएंगे, फिर खिलजी वंश के बारे में बताएंगे, फिर तुगलक वंश के बारे में बताएंगे, फिर सैयद वंश के बारे में, और अंत में हम आपको लोदी वंश के बारे में बताएंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। थैंक यू।